नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे जयपुर से, जहां से बड़ी खबर है। कांग्रेस के 6 विधायकों को जो निलंबन हुआ था, वो मामला लगातार गर्माता जा रहा है। सत्ता पक्ष और कांग्रेस के बीच गतिरोध बरकरार है। दूसरे दौर की जो वार्ता हुई उसमें भी कोई हल नहीं निकला है, कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकले अब तक। कांग्रेस के दरअसल 6 विधायकों को कार्यवाही से ही निलंबित कर दिया गया था, सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया था और उसके बाद से लगातार कांग्रेस जो है इस पर हमलावर है। दरअसल पूर्व पीएम को दादी कहने के मामले पर लगातार जो है कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी कर रही है, उनकी तरफ से हंगामा किया जा रहा है। मांग की जा रही है कि सदन की कार्यवाही से दादी शब्द जो कहा गया है सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से, उसे हटाया जाए। दूसरी तरफ आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सदन में ही अब विधायकों की रात जो है फिलहाल के लिए गुजरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो इस मांग पर अड़ी हुई है कि सदन की कार्यवाही से दादी शब्द को हटाया जाए। तो देखिए, पूरी रात 2 दिन से जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सदन के अंदर ही बिता रहे हैं और कल रात भी सदन के अंदर ही ये सभी विधायक थे, जिसकी हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भजन करते हुए, रामधुनी गाते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि दूसरी दौर की वार्ता हुई दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, लेकिन कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले भी बीते दिन भी जो है सभी लोगों ने, कांग्रेस के सभी विधायकों ने जो है निलंबन के खिलाफ और गतिरोध के खिलाफ सदन के भीतर ही पूरी रात गुजारी थी और उसकी ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के 6 विधायक हैं जिन्हें निलंबित किया गया है और इसी निलंबन की कार्रवाई से कांग्रेस और लगातार अपना विरोध दर्ज कर रही है। माननीय संसदीय मंत्री श्री जोगाराम जी के नेतृत्व में हमारा 2 सदस्यीय मंत्रियों का दल विपक्ष के वरिष्ठ साथियों से वार्ता करने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। हमारा कहना यही है कि इस तरह से सदन में गतिरोध पैदा करने से राजस्थान की जनता का नुकसान हो रहा है और वो कलंक सीधा कांग्रेस के माथे पर इसलिए आ रहा है कि आपने सदन में जिस तरह से गरिमा को भंग किया, अध्यक्ष जी की आसन पर जाकर के उनकी भावना को आहत किया है, तो आप लोगों को आगे आकर के इस गतिरोध को ख़त्म करना चाहिए और ख़त्म करके राजस्थान के विकास में सहयोगी बनने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच का साथ देते हुए आपको स्वर्णिम राजस्थान बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उसमें सहयोगी बनना चाहिए। अभी सकारात्मक है, वार्ता सकारात्मक है, वो लोग भी विचार कर रहे हैं। चूँकि अध्यक्ष जी के और विपक्ष के बीच का विषय है, तो हम सरकार के नुमाइंदे होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में सदन चले। हम लोगों ने आदरणीय हमारे गृह राज्य मंत्री के साथ बैठ कर के प्रतिपक्ष से सभी वरिष्ठ साथियों से वार्ता की है। हमारा ये मानना है कि सदन चले, मुद्दे राजस्थान के विकास के आवे, कांग्रेस अपनी हठधर्मिता को छोड़े और अपनी गलती का एहसास करे। परंतु फिर भी अभी उनमें इतना मन अभी नहीं बना है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम बार बार जाके उनसे हकीकत को पहचानने, राजस्थान में विकास में सहभागी बनने का आग्रह कर रहे हैं और सकारात्मक रूप से वार्ता चल रही है। हमें विश्वास है कि गतिरोध टूट जाना चाहिए, ऐसा हमारा विश्वास है। हम वार्ता के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। जब तक हम वार्ता में सफल नहीं हो जाते हैं, हमारी तरफ से निरंतर प्रयास करते रहेंगे और निष्ठा से प्रयास करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रतिपक्ष साथियों को भी भगवान सद्बुद्धि देगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, दूसरे दौर की वार्ता विफल रही है, 6 विधायकों को निलंबन का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, गतिरोध कहां तक पहुंचता हुआ आपको नजर आ रहा? जी बिल्कुल, देखिए गतिरोध लगातार जारी है और विपक्ष के जो कांग्रेस के विधायक, उनका सदन में धरना लगातार जारी है। दूसरा दिन आज हो चुका है और एक तरह से दूसरी रात अभी विधायक जो है बिता चुके हैं विधानसभा के अंदर। और जो वार्ता हुई उसका कोई नतीजा नहीं निकला, क्योंकि जो रात को भी बातचीत में कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री स्तर पर बातचीत हुई और विधानसभा अध्यक्ष के स्तर पर फैसला होकर 2 चीजों पर मामला, इसमें जो विपक्ष की मांग थी सीधे तौर पर विधायकों के निलंबन को रद्द करने और जो बात पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में कही गई सदन की कार्रवाई से हटाने की उनकी मांग थी, जिसमें लेकर के
विधानसभा अध्यक्ष है कुछ फैसला कर पाएंगे। वो जयपुर में मौजूद नहीं थे, लेकिन आज यानी रविवार को 2 बजे तक करीब जो है विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पहुंचेंगे। ऐसे में उसके बाद ही कुछ समस्या का हल निकलने की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आई। जो सत्ता पक्ष है वो लगातार जो है चर्चा कर रहा है। बीच में भी 2 बार बातचीत की गई थी वरिष्ठ विधायकों के, लेकिन बात नहीं बदल पाई थी। देर रात 2 मंत्री भी गए, उन्होंने भी बातचीत की। दौरान साथ बैठ करके सभी विधायकों ने वहाँ पर राम रहीम गाई। अब ये है कि दूसरा दिन जो है वो हो चुका है। 2 रातें विधायक सदन के अंदर बिता चुके हैं और अभी भी उनकी जो बुनियादी मांग है वो बनी हुई है। विपक्ष की ओर से मांग वही है दोनों, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से जो बात है इस पूरे मामले में जो विपक्ष है वो अपनी और इस पूरी स्थिति में कोई रास्ता नया नहीं निकलता नजर आ रहा है, क्योंकि जब तक दोनों तरफ से कोई ना कोई अपनी बात और मांग को लेकर के ढील नहीं बनती जाएगी, कोई एक तरह से झुक करके आगे नहीं आया जाएगा, जी गतिरोध को रास्ता नहीं निकलेगा। ठीक है अरबाज, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से अब आपको बड़ी खबर देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज जोधपुर का दौरा रहने वाला है। सुबह 9 बजे पहुंचेंगे जोधपुर एयरपोर्ट और वहां से मंडोर में दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए वो जाएंगे। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का ये 17वां दीक्षांत समारोह है और उसके बाद बताया जा रहा है दोपहर बाद जयपुर के लिए वो प्रस्थान करेंगे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा आज जो है वो कई कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके सिलसिले में वो जोधपुर जाएंगे। बताया जा रहा है मंडोर में दीक्षांत समारोह में शिरकत करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद वो फिर से जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का ये बताया जा रहा है कि 17वां दीक्षांत समारोह है जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा शिरकत करने वाले हैं। राजस्थान का अजमेर संभाग 33 साल बाद एक बार फिर से ब्लैकमेलिंग को लेकर चर्चा में आ चुका है। करीब 6 लड़कियों के साथ ब्लैकमेलिंग के बाद रेप की वारदात हुई, जिससे ब्यावर जिले के लोगों में उबाल आ गया है। देखते देखते ब्यावर जिले के विजयनगर में लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और वहां बवाल की नौबत आ गई। पुलिस ने इस ब्लैकमेलिंग कांड में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन इस मामले की जांच की जो इनसाइड स्टोरी है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को बहला फुसलाकर दोस्ती किया गया, फिर उनका रेप कर अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया। जानिए पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट के जरिए। दोस्ती की आड़ में ब्लैकमेल और धन परिवर्तन, कैफे में गंदा काम, बेटियों से हैवानियत। राजस्थान में ब्लैकमेल कांड की इनसाइड स्टोरी। राजस्थान के अजमेर संभाग में आने वाला ब्यावर जिला इस समय गुस्से की आग में उबल रहा है। ब्यावर जिले के विजयनगर में इस समय हर जुबान पर बेटियों को इंसाफ और आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग हो रही है। वजह है ब्लैकमेलिंग, गैंगरेप और धन परिवर्तन का गंदा खेल। और इस गंदे खेल के पीछे समुदाय विशेष के आरोपियों का नाम सामने आया। इन आरोपियों ने बड़े ही शातिराना तरीके से ब्लैकमेलिंग की और रेप को अंजाम देने का गंदा खेल खेला। और इस गंदे खेल में एक नहीं कई बेटियां घिनौनी साजिश का शिकार हुई। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर इन पीड़ितों ने जब अपनी आपबीती बताई तो साजिश परत दर परत खुलने लगी। वो उसने एक छोटा मोबाइल दिया हमें बात करने के लिए कि इससे बात कर, चलाना, लाके देना सब उसने ही किया, सोहेल मंसूरी ने और उसके दोस्तों ने। एक बार मिलाने भी लेके गया था पिज़्ज़ा हट कैफ़े में, वहाँ मिलने भी गए थे हम। वहाँ पे हमारे साथ गलत हुआ। फिर उन्होंने हमारी फ़ोटोज़ वगैरह खींची उनके फ्रेंड ने। उनके फ्रेंड के नाम है सोहेल मंसूरी है, जावेद, रियान मंसूरी है और आमान, जे और फैजान। ये सब लड़के वहाँ पे थे प्रेजेंट टाइम में। सोहेल मंसूरी अब तक बात कर चुका है 13-14 लड़कियों के मेरे अलावा। और उसके भाई है, कभी वो मेरे से बोलता था आज 3 लड़कियों को मिल के आया मेरा भाई, आज 4 लड़कियों को मिल के आया मेरा भाई। मैं लेके जाता था रियान मंसूरी को मिलाने, सोहेल मंसूरी लेके जाता था उनको कार में बिठा के। पहले 10वीं में पढ़ने वाली एक बच्ची को शिकार बनाया गया।
दोस्ती के बहाने रेहान मोहम्मद, सोहेल, लुकमान, अरमान और साहिल उसे बुलाने लगे। गिफ्ट में चाइनीज फोन देकर उसके साथ रेप किया। अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर पीड़ित बच्ची को ब्लैकमेल किया। शर्त रखी कि अपनी क्लास की दूसरी छात्राओं से कांटेक्ट कराए तो उसे छोड़ देंगे। इस तरह से आरोपियों ने 5 से 6 लड़कियों को अपने जाल में फंसाया। करीम ने बात करी थी सर, इसने फोन करा था करीम के पास। हाँ। उसने नंबर दिए थे। हाँ। उसको मेरे को बोला भी नहीं था लड़के ने। उसके बाद 4-5 दिन बाद इसका फोन आया था। फ्रेंडली बात चल रही थी। कितना टाइम से दोस्ती बच्चियों से? सितंबर से। कहाँ लेके गए? स्टाइडेड। ये क्या है? वो है बच्चियों ने मना नहीं किया कभी? अच्छा, मोबाइल वगैरह कैसे देते थे, क्या करते थे? कीपैड मोबाइल दिया ना आप लोगों ने? हाँ। वो दोस्त से मंगा के दिया था। दोस्त ने? तो आप ले खर्चा नहीं किया? नहीं, खर्च करा नहीं। कितने रुपए? 12। दरअसल बच्चों के साथ हुए इस अत्याचार का पता उनके घर वालों को तब चला जब एक बच्ची ने आरोपियों को देने के लिए घर से 2000 रुपए चुराए। इसके बाद उसके घर वालों ने उस पर नजर रखनी शुरू की। इस दौरान बेटी को किसी अजनबी से मोबाइल पर बात करते हुए पकड़ लिया। फिर उनके साथ हुई सारी साजिश बेपर्दा हो गई। इस मामले में जब कुछ आरोपियों को पकड़ा गया, उनसे सख्ती के साथ पूछताछ हुई तो उनके इस अपराध के एक तार खुलने लगे। विजयनगर की पुलिस ने ब्लैकमेलिंग और गैंग रेप के इस कांड में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ फिर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। 7 महीने में दूसरी बार मदन राठौड़ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। सीएम भजनलाल शर्मा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत तमाम नेताओं की मौजूदगी में उनके नाम की घोषणा हुई है। और इस दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एकजुट, नो गुट, एक मुख का नारा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम, डिप्टी सीएम, पूर्व सीएम समेत बीजेपी के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी ने मदन राठौड़ के नाम का ऐलान किया। 7 महीने में दूसरी बार मदन राठौड़ को राजस्थान बीजेपी की कमान मिली है। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने उन्हें शुभकामनाएं दी। ये हमारे कार्यकर्ता के अंदर वो भाव और भावना, संस्कार, विचार, ये विचार जब आते हैं तो हमारा संगठन खड़ा होता है। और उसी रूप में आप देख सकते हैं कि जो 8-10 लोगों का जो संगठन था, जो उन्होंने स्टार्टिंग की 21 अक्टूबर 1951 को, वो आज देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। मदन राठौड़ के अलावा प्रदेश से 25 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का भी निर्वाचन हुआ। इस दौरान मदन राठौड़ मजाकिया अंदाज में नजर आए। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को पूर्वज बताते हुए उनके अनुभव से सीख लेने की बात कही। उन्होंने जिस अंदाज से अपनी बात रखी, वहां मौजूद सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। आप सबका बहुत मुझे मार्गदर्शन मिला और मैंने प्रत्येक वक्तव्य को गांठ बांध करके अपने साथ में ले लिया, जो मेरे लिए पाथेय का रूप रहेगा। जब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं उस गांठ को खोल करके उसमें से मार्गदर्शन लेता रहूंगा। वैसे नारायण जी पंचारिया साहब को बहुत बोझ था और वो आपने अनुभव भी कर लिया होगा। वास्तव में बहुत निभाया इन्होंने। और कभी आप में से किसी को मौका मिले तो जाकर के देखना ऊपर कि इन्होंने चुनाव प्रक्रिया कितनी मेहनत करके तैयार करी। इस मौके पर प्रदेश की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी बोली। उन्होंने खुले दिल से मदन राठौड़ के समर्थन की बात कही, लेकिन इस दौरान वो कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का संदेश देती दिखी। मदन जी का नाम देखो, मद ना, तो इसमें कोई शक ही नहीं है हम लोगों के बीच में कि उसका मद तो आपको कभी आने वाला नहीं है। इससे पहले शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मदन राठौड़ के अलावा किसी भी दूसरे नेता ने फॉर्म नहीं भरा था। उसके बाद से ही उनका फिर से अध्यक्ष बनना तय हो गया था। मदन राठौड़ 1972 से 1978 तक आरएसएस के प्रचारक रहे और 5 बार बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा सुमेरपुर से 2 बार विधायक भी रहे। वसुंधरा सरकार में उप मुख्य सचेतक की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई है। अप्रैल 2024 से राज्यसभा सांसद हैं और अब उन्हें एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।
अलवर में गौ तस्करों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बताया जा रहा है कि गाय को उठाने शहर में 2 पिकअप आई और सूचना पर गौ पुत्र सेना की टीम पहुंची है। टीम गौ तस्करों की गाड़ी का पीछा किया है और टीम पर गौ तस्करों ने फायरिंग भी की। पुलिस ने पीछा कर गौ तस्कर को पकड़ा है। गाड़ी में शराब की पेटियां, पत्थर और रस्से भी मिले हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। देर रात इस घटना को गौ तस्करों ने अंजाम देने की कोशिश की है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देर रात की ये तस्वीरें हैं। अलवर से ये बड़ी खबर है, जहां पर बताया जा रहा है कि गाय को उठाने के लिए 2 पिकअप वाहन वहां पर पहुंचे हुए थे। हालांकि सूचना पर जैसे ही गौपुत्र सेना की टीम पहुंची तो आरोपियों की तरफ से उन पर फायरिंग की गई और तस्वीरें देखिए। बताया जा रहा है पिकअप में बड़ी मात्रा में शराब भी बरामद की गई है। तो फिलहाल लगातार अलवर में गौ तस्करी के मामले जो सामने आ रहे हैं, इस पर अंकुश लगाती हुई टीम नजर आ रही है। हालांकि गौ तस्करों को पकड़ने के लिए, उनके आतंक को खत्म करने के लिए लगातार गौ सेवक जो हैं वो इनका पीछा कर रहे हैं और 2 पिकअप घूम रही थी पूरे शहर में इन गायों को पकड़ने के लिए, उठाने के लिए। लेकिन तभी इस दौरान जानकारी ये सामने आती है कि गौपुत्र सेना को जानकारी मिली। ये गाड़ी तीसरी बार हमसे मुठभेड़ हुई है। पहले भी गोली चला के पत्थर मार के चली गई थी। आज हमें खबर मिली कि ये घर से गाय खोल लिए हैं, तो हम इसके पीछे लगे बुरासिद्ध से। बुरासिद्ध के बाद इसने टेम्पो स्टैंड पे डिस्पेंसरी जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर इन्होंने मेरे ऊपर गोली चलाई है और पत्थर मारे हैं, जिसमें मैं घायल भी हुआ हूँ। मेरा एक भाई और गोरक्षक है, उसके सिर में चोट आई है। उसके बाद पीछे करते हमने कंट्रोल बी टीम मारी, प्रशासन का फुल सहयोग मिला। बढ़ते आगे, दौसा की शालावास जेल से सीएम भजनलाल शर्मा को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है फोन करने वाले आरोपी ने अपना नाम रिंकू बताया, जिसके बाद हरकत में आए जेल प्रशासन ने सर्च ऑपरेशन चलाया और इस दौरान रिंकू नाम के रेप के आरोपी से वो फोन बरामद कर लिया है जिससे सीएम को जान से मारने की धमकी दी गई थी। ऐसे में जेल प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे कैदियों तक फोन पहुंच रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फिर सुर्खियों में दौसा की सेंट्रल जेल, सीएम को फिर मिली जान से मारने की धमकी। सर्च ऑपरेशन में कैदी से मिला मोबाइल फोन। दौसा की शालावास सेंट्रल जेल से एक बार फिर सीएम भजनलाल को जान से मारने की धमकी दी गई। हैरानी की बात यह है कि अब से कुछ महीने पहले भी इसी जेल से सीएम को धमकी भरा फोन कॉल किया गया था। कार्रवाई के तहत जेल के 3 अधिकारियों को निलंबित भी किया गया था, लेकिन हालात अभी भी नहीं सुधरे। सीएम को धमकी देने का जो पैटर्न है वो भी पहले जैसा ही है, बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि फोन करने वाला कैदी अलग है। इस मामले में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का बयान भी सामने आया है। उनका साफ कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कि कोई व्यक्ति जेल में से फोन करके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इस तरह की धमकी दे, हमने तुरंत कार्रवाई की, उसको पुलिस ने तुरंत पकड़ा है और विभागीय स्तर पर आईजी जेल विक्रम सिंह जी को जांच दी है। इसके पीछे हम वहां तक जाएंगे कि आखिर इन लोगों तक मोबाइल पहुंचाने का नेटवर्क कौन है। वहां जेल में स्थित मोबाइल से कंट्रोल रूम पर फोन आए, ये चिंताजनक है और त्वरित कार्रवाई की है। जो भी लिंक में पाया जाएगा, जो भी कोई कर्मचारी होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। सीएम भजनलाल को दौसा सेंट्रल जेल से शुक्रवार आधी रात फोन किया गया। आरोपी ने जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में 2 बार फोन किया, खुद का नाम रिंकू बताया और अपनी लोकेशन सेंट्रल जेल शालावास बताई। धमकी भरे फोन की सूचना पर पुलिस अलर्ट हुई। जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कल रात तकरीबन 12 बजे जो है कि 2 कॉल सेंट्रल जेल से किए गए थे। उसके बाद जो हमारी जेल अथॉरिटी उनको सूचना मिली थी, तो जेल अथॉरिटी ने प्रारंभिक रूप से एक तलाशी ली थी जिसमें मोबाइल फ़ोन भी मिला। उसके बाद एक सघन तलाशी अभियान वहां पे चलाया गया था जिसमें एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम साहब, सीओ और पुलिस की टीम का जो है एक अभियान आज दिन में जो है चलाया गया। ऑल्दो इस अभियान में किसी प्रकार का कोई नहीं मिला था और ओवरऑल एक मोबाइल फ़ोन जिन्होंने फ़ोन करा था उन्हीं के पास से बरामद हुआ है। इस संबंध में जो है प्रिजनर एक्ट के तहत एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने रेप के आरोपी रिंकू से
उस फोन को बरामद किया जिससे धमकी भरा फोन किया गया था। इस मामले में पापड़दा थाने में भी एक केस दर्ज करवाया गया है। साथ ही जेल में ऑन ड्यूटी स्टाफ से भी पूछताछ हो रही है। एक मोबाइल रिंकू मेघवाल से बरामद हुआ है जिससे उन्होंने फोन किया था कीपैड का, और बाकी मुकदमा दर्ज कर लिया है, अनुसंधान जारी है। पिछले साल जुलाई महीने में दौसा की शालावास जेल से ही दार्जिलिंग के नीमो नाम के कैदी ने सीएम को जान से मारने की धमकी भरा फोन कॉल किया था। इस दौरान सर्च में जेल से करीब 10 मोबाइल फोन बरामद हुए थे। अब एक बार फिर वही घटनाक्रम दोहराया गया है। ऐसे में जेल प्रशासन और उसकी सुरक्षा पर सवाल उठने लाजमी है। ऐसे में साफ तौर पर अंदेशा जताया जा रहा है कि इसमें जेल प्रशासन का कोई अधिकारी या फिर कर्मचारी मिला हो सकता है। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार की रिपोर्ट। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल की नींव रखने जा रहे हैं। पीएम मोदी सबसे पहले बालाजी सरकार के दर्शन करेंगे। धाम में पीएम 10-15 मिनट तक पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम स्थल पहुंचकर बागेश्वर धाम में बनने वाले कैंसर अस्पताल की नींव रखेंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के छतरपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देश भर से साधु संत जो है बताया जा रहा है इसमें शामिल होंगे। ये जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। इस कार्यक्रम में देश भर से साधु संत आएंगे, उनका अभिनंदन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम राजनीतिक हस्तियां और बड़ी संख्या में बागेश्वर धाम के भक्त यहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं, ऐसी संभावना है। देखिए, बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। दोपहर 12:52 पर बागेश्वर धाम पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज का ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक नई सौगात जो है वो मिलने जा रही है और किस तरीके से ये अस्पताल को डिजाइन किया गया है वो हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर योगशाला भी बनाई जाएगी और श्री बालाजी देवस्थान यहाँ पर बनाया जाएगा। उसके लिए बाकायदा पूरा रोड मैप जो है वो तैयार किया गया है। एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स जो है वो भी तैयार किया जाएगा इसके अंदर, और इसी के साथ ही फार्मेसी एंड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। फूड कोर्ट भी वहां पर रहेगा ताकि लोग वहां पर अगर आए तो वहां पर खाना भी खा सके। इस तरीके से इसे डिजाइन किया गया है। अस्पताल की नींव रखने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बाबा बागेश्वर के धाम में पधार रहे हैं। देश भर से साधु संत भी आएंगे। और देखिए, आज का दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में आज सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। आज दुनिया की 2 दिग्गज टीमें भारत और पाकिस्तान की टीम आपस में भिड़ती हुई नजर आएंगी। ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा और ये चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमों का दूसरा मैच होगा। भारत ने पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट से जीता है, तो वहीं मेजबान पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच पर करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस की नजर टिकी हुई है और वो इस महायुद्ध पर भारत की जीत की दुआएं भी की जा रही है। देश में जगह जगह पर पूजन अर्चन किया जा रहा है ताकि इस मैच में भारत जो है वो शानदार जीत दर्ज कर ले। तो दुबई में दोपहर 2:30 बजे के आसपास ये महामुकाबला खेला जाएगा। बिल्कुल, आज जिस तरीके से ये चैंपियंस ट्रॉफी का सुपरहिट मुकाबला रहने वाला है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कई जगह पर दुआएं मांगी जा रही हैं। दुबई में दोपहर 2:30 बजे ये मैच शुरू होगा और सभी की निगाहें क्योंकि इस मैच पर टिकी रहने वाली हैं। 2 दिग्गज टीमें, 2 भारत और पाकिस्तान के बीच का ये मुकाबला हमेशा से ही दिलचस्प रहा है और इस बार भी क्योंकि बांग्लादेश को ढेर करने के बाद अब पाकिस्तान की बारी है। दुबई में दोपहर 2:30 बजे से ये मैच शुरू हो जाएगा और ऐसे में आज सभी की नजरें अपनी टीवी पर रहने वाली है क्योंकि पहले मैच में भारत ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया था और उम्मीद भी इस बार इसी तरीके से की जा रही है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए किस तरीके से दुआएं मांगी जा रही हैं और हवन किया जा रहा है और भारत की जीत की कामनाएं की जा रही हैं। देखिए, ये आज की ही बात नहीं है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला है। जब भी भारत और पाकिस्तान की टीम मैदान में होती है ये मुकाबला अपने आप में दिलचस्प हो जाता है। एक एक बॉल और एक एक
विकेट पर नजर रहती है सभी क्रिकेट फैंस की कि किस तरीके का ये मुकाबला रहता है। और उसके बाद भारतीय टीम से पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं हर एक भारतीय, और इस बार अगर ये मैच जीतती है भारतीय टीम तो अपने आप में ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के लिए एक प्लस पॉइंट रहने वाला है। देखिए, हम आपको 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का वो परिणाम भी दिखा रहे हैं जहां पर भारत और पाकिस्तान का क्या परिणाम रहा था, वो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये महामुकाबला है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना है। आगे आप देखिए 30 मिनट में 41 जिलों की खबरें। नमस्कार।